हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह जनवरी। आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के मंथली आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्शन पैटर्न में आपको ये करंट अफेयर्स मिलने जा रहा है और ये श्रृंखला लगातार माह के वाइज आपको मिलेगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर बाद आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से भी आपको रूबरू कराया जाएगा। अभी हम लोग हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह जनवरी। आगामी एग्जाम जो आपके 14 सितंबर को है और उसके बाद 21 सितंबर को है, और जो आने वाले एग्जाम है अमीन पटवारी के साथ साथ सीजीपीएससी प्री और व्यापम के जो भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली श्रृंखला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह जनवरी। और हमारा पहला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के फैसले से, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला आजाद भारत का राज्य है उत्तराखंड। हालांकि उत्तराखंड गोवा के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य है, लेकिन गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड ऑलरेडी पहले से लागू था, 1867 के बाद ही लागू हो गया था। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो याद रखना कि आजादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। जबकि आजादी से पहले कौन सा था? आपका गोवा, जो यहाँ पे पुर्तगाली सिविल कोड लागू था। मुख्यमंत्री वहां के हैं पुष्कर सिंह धामी। वहां ने उत्तराखंड यूसीसी कोड को लागू किया और इसके लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। अब इसके में क्या चेंज होगा? तो यूसीसी से चेंज होगा पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी राज्यों के लिए एक जैसा कानून बनाने को है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है कि एक समान कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार यूसीसी समान नागरिक संहिता के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? तो ये प्रावधान जो है जनजाति एरिया में लागू नहीं होंगे। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2025 में कहां किया? नया इस्कॉन मंदिर जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बताया जा रहा है, तो इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है आपके नवी मुंबई के खारघर में। ठीक है, याद रखिएगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर कहां बना है? तो यह है नवी मुंबई के खारघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड महामारी के 5 साल बाद जनवरी 2025 में किस वायरस के मामलों ने भारत सहित कई देशों में चिंता बढ़ा दी? तो ये कोविड महामारी के बाद एक नया महामारी आया था एचएमपीवी। एचएमपीवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। याद रखिएगा एचएमपीवी किस संबंधित है? कोरोना वायरस संबंधित है। ठीक है, कोविड-19 संबंधित है और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है नियुक्ति से, जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है नियुक्ति से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी किसे नियुक्त किया गया है? आजकल नियुक्ति से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो महेश कुमार अग्रवाल जो है बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी बनाए गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। जब इसकी महिला बनी थी तब पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, नीना सिंह सीआरपीएफ के। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने? ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो बीसीसीआई के नए लोकपाल हैं आपके न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी बीसीसीआई के नए लोकपाल हैं। ठीक है, लोकपाल काम क्या होता है? भ्रष्टाचार जो बीसीसीआई जो है उस संस्था में उनसे संबंधित भ्रष्टाचार के रोकथाम करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके डॉक्टर वी नारायणन, याद रखिएगा डॉक्टर वी नारायणन इसरो के नए चेयरमैन है। इससे पहले एस सोमनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स संघ महासंघ एएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है बहादुर सिंह सागू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव कौन बनाए गए? तो बीसीसीआई के नए सचिव बनाए गए हैं देवजीत सैकिया। ठीक है, देवजीत सैकिया जो है बीसीसीआई के नए सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक से, और आर्थिक इकोनॉमिक्स सेक्टर से। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का फैसला लिया? तो याद रखिएगा पहले जो हमारा आधार वर्ष था 2011-12 था, उसको संशोधित करके अब नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23 होगा। ठीक है, तो अब जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या हो गया? 22-23 हो गया है। जो पूर्व में क्या था 11-12 था। इसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने 2015 में आधार वर्ष 4-5 किया था, फिर उसको संशोधित किया 11-12 और अब
नया प्रस्ताव लाया जा रहा है 2022-23 करने का, क्योंकि देखो बेस ईयर बहुत पुराना हो चुका था, इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में देश में खुदरा मुद्रा स्फीति कितनी रही? हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो बहुत पुराना हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास से, तो ये दिसंबर में थी आपका 5.22। सैन्य अभ्यास, भारत और किस देश की सेना ने सूर्य किरण, ये सैन्य अभ्यास से लगातार क्वेश्चन पूछ जाते हैं आजकल एग्जाम में, तो भारत और किस देश सेना ने सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा सूर्य कहाँ से निकलता है, आपके नेपाल से, ठीक है, क्योंकि सबसे पूर्व में क्या है आपका जो अपना अरुणाचल प्रदेश है उसके जस्ट बगल में नेपाल है, तो सूर्य किरण अभ्यास नेपाल से, याद रखना नेपाल से। तो शुरुआत में सूर्य कहाँ से निकलता है? नेपाल से, ऐसे आप रख सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस से, और डिफेंस से पहला क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक क्या होता है? टैंक को ऑटोमेटिक वार कर देता है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताएं जिसका फील्ड परीक्षण जनवरी 2025 में पूरा किया गया। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है नाग MK2। ये ऐसा टैंक है जो जैसे ही कोई टैंक इसके रडार में आता है तो उस पर ऑटोमेटिकली हमला कर देता है, ठीक है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया? तो ये प्रोजेक्ट था 15B। एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिस तहत बहुत सारे रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं, वो 15B है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इवेंट से। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह, पहली बात तो ये कंफ्यूजन था लोगों को, इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस समारोह था, कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह था? तो याद रखिएगा 76 गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत विकसित और विरासत और विकास, ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक, याद रहेगा, ये इसका थीम था। एक क्वेश्चन पूछता है लगातार एग्जाम में देखे गए हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ऐसे क्वेश्चन मुख्य अतिथि वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस साल के जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे वो थे प्रोबोवो सुबियांटो। अब ये प्रोबोवो सुबियांटो कहाँ के राष्ट्रपति थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब उनकी यह पहली यात्रा थी प्रोबोवो सुबियांटो की। स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्रता दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो पहली बार याद रखिएगा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया, ठीक है, प्रदर्शन किया गया वहां पे। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? प्रयागराज में, प्रयागराज कुंभ में स्थापित किया गया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता ही आता है। पहली बात क्वेश्चन याद रखिएगा 18वां है, प्रवासी दिवस का नंबर पूछ देता है, हर 2 साल मनाया जाता है ये। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित हुआ? देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला बात तक किस शहर में आयोजित हुआ, दूसरा कौन से क्रम का था, और तीसरा कब से कब। तो 8 से 10 जनवरी को 18वां था, ठीक है, और किस शहर में हुआ? तो यह है आपका उत्तर बी भुवनेश्वर में, ठीक है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं यहाँ पे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पहली बात क्या देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, कब और कहाँ आयोजन हुआ? तो 8 से 10 जनवरी को हुआ, ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। ये तीनों फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंस रखते हैं और इसको कूटवाइज पूछा जा सकता है। इसका आयोजन भारत सरकार और ओडिशा सरकार के सहयोग से किया गया और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया और द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान भी किया। चलिए आपके लिए कुछ बताता हूँ कि यह प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत जब वापस आए थे तो वो 9 जनवरी को आए थे। तो भारत सरकार ने फैसला लिया 2015 के बाद कि गांधी जी के आने के रूप में प्रवास किए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि ये पहले 4 साल में होता था, अब 2 साल में किया जा रहा है। तो 9 जनवरी का महत्व आप समझिए कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी अवार्ड को पहली बार भारतवर्ष 2003 में दिया गया था, पहली बार प्रवासी भारतीय अवार्ड को। यह अवार्ड प्रवासी भारतीयों को उनके संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। प्रवासी भारतीय अवार्ड 2003 से शुरुआत हुई है और ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए देखते हैं 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। याद रहेगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NCSC का आयोजन जनवरी 2025 में किस जगह पे हुआ? इसका आयोजन हुआ है भोपाल में, ठीक है।
तो आप देख लेते हैं कि बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि वर्ष का मुख्य विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझाना, इस वर्ष का मुख्य थीम था। और बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो आपके भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन है पुस्तक और लेखक से। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को इनमें से किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है माननीय गृह मंत्री हमारे भारत के अमित शाह जी ने। ठीक है। खेल खेल से देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल। ये 4 भारत बोल रहा हूँ वर्ल्ड में खेले जाते हैं बैडमिंटन संबंधित जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन, जिसमें सबसे पहले श्रृंखला में होता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इन्होंने जीता है जेनिक सिनर ने। ठीक है। इटली के हैं ये। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जेनिक सिनर कहाँ से हैं? इटली से हैं, 23 साल के हैं और उन्होंने 26 जनवरी को हुए मुकाबले में ये खिताब जीता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है आपका? ऑस्ट्रेलियन। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्रम पूछता है एग्जाम में और आयोजन वर्ष। ठीक है। तो क्रम, खेल का क्रम देख लेते हैं। तो खेल का क्रम में याद रखना है आपने को AFWU। ठीक है। ए से ऑस्ट्रेलियन, F फॉर फ्रेंच, W फॉर विंबलडन, यू फॉर US या अमेरिका। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे U को A भी कर सकते हो। तो ये याद रखना वर्ल्ड में 4 अफवाह है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो AFWA अफवाह। फर्स्ट वाला ए क्या है? अमेरिका। यहाँ पे U इसमें लिखवाया था आपको, U से USA याद हो। ठीक है। सबसे पहले अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद फिर फ्रेंच में होता है, फिर विंबलडन में होता है, उसके बाद US में होता है। तो ये भारत में नहीं वर्ल्ड में रखना 4 अफवाह है बैडमिंटन संबंधित। अफवाह AFWA अफवाह होगा ना, अफवाह। सब एक क्रम है आयोजन का। लेकिन WUFA फिर से लिखता हूँ यहाँ पे WUFA। ये है शुरुआत में जब खेल की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले विंबलडन हुआ था, फिर US हुआ था, विंबलडन, उसके बाद हुआ था US, उसके बाद हुआ था फ्रेंच, देन हुआ था ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है। वूफा अफवाह ये क्या है? खेल आयोजन क्रम है। आयोजन कैसे कैसे आयोजन होता है, जनवरी फिर 2-2 महीने में होते हैं खेल। और WUFA ये जब शुरुआत हुआ, सबसे पहले विंबलडन की शुरुआत हुई थी, फिर US ओपन की, उसके बाद फ्रेंच की, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ये शुरुआत हुआ था खेल क्रम का और ये आयोजन क्रम है। तो ये एग्जाम में PSC प्री में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो इसमें जीता है मेडिसन कीज। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज ने। याद रहेगा। तो पुरुष को याद रखना जेनिक सिनर और महिला में याद रखना मेडिसन कीज। तो ये ना हर में आपको यही याद रखना है, पुरुष और महिला दोनों का। मिक्स में याद रखने की जरूरत नहीं है। मिक्स में तब याद रखना जब भारत से कोई जीता हो। किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप जीता? तो आज कौन जीतेगा यार? भारत वाले ही हैं अपने। हमेशा ना खो खो और कबड्डी में भारत हमारा आगे रहता है। तो भारत की पहली बार याद रखना खो खो टीम में भारत जीता है। खो खो बारे में जाते हैं। पहला याद रखना खो खो विश्व कप 2025 का खो खो विश्व कप, खो खो का पहला संस्करण था। याद रखना खो खो विश्व कप पहला हमारे भारत में हुआ और भारत ने ही श्रृंखला को जीता था। यह आयोजन था 13 से 19 जनवरी 2025 को आयोजन किया गया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। यह पहला जो मैच था 14 जनवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ द्वारा किया गया और ये वर्ल्ड का पहला खो खो विश्व कप था। महिलाओं की प्रतियोगिता में कुल 19 टीमें शामिल थी, जिसमें 4 ग्रुप में बांटा गया था और भारत इसमें विजेता रहा था। किस देश की मेंस टीम ने खो खो पहला वर्ल्ड कप जीता? तो महिला और पुरुष दोनों में ही भारत। मैंने बताया कि खो खो और कबड्डी दोनों में भारत आगे रहता है। तो याद रखिएगा भारत और पुरुष में और महिला दोनों में क्या किए हैं? खो खो विश्व कप जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका आयोजन भारत में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर अभी होने वाला है। 31 अक्टूबर से
27 नवंबर, याद रखिएगा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर ये आयोजन डेट याद रखिएगा होने वाला है। और कहाँ होगा, तो ये गोवा में होगा, जिसमें 90 से अधिक देशों के 206 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे और कम से कम 21 भारतीय खिलाड़ी उसमें होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ होगा, गोवा में होगा और 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में होगा। ठीक है, और भारत करेगा मेजबानी, पहली बार याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गया। पहली बात तो ग्रैंड स्लैम कैसे जीतते हैं, तो चारों जब कोई अफवाह में बोला ना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, जब चारों एक साथ जीत लेता है कोई एक ही ईयर में, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, नोवाक जोकोविच। उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हराया और अमेरिका की सेरेना विलियम्स तीसरे स्थान पर है इस समय पे। मतलब 429 बार किसने जीता है ग्रैंड स्लैम, आपके नोवाक जोकोविच। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो नोवाक जोकोविच। और उसके सेकंड नंबर जो सेरेना विलियम्स है वो थर्ड नंबर पे है 423 बार जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। तो सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है स्मृति मंधाना जी। स्मृति मंधाना ने 15 जनवरी 2025 को आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में यह तेज शतक लगाया। ठीक है, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं और इसका जो है पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में आप दे दिया जाएगा। वहां पे टेलीग्राम चैनल हम करने के लिए हमारे टेलीग्राम में जाइएगा और वहां पे गोटुल एकेडमी बिलासपुर सर्च कीजिएगा, लास्ट में आपको दिखाऊंगा अभी। अंडर 19 महिला वनडे में 13 शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर कौन बनी। 13 शतक लगाने वाली पहली प्लेयर बनी है ईरा जाधव। याद रखिएगा ईरा जाधव अंडर 19 महिला में 13 शतक लगाने वाली है। 157 बॉल में उन्होंने 346 रन बनाई है, यानी कि 300 रन प्लस बनाया है। 13 शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है, ईरा जाधव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने रिकॉर्ड तौर पारी खेली और 42 चौके लगाए और 16 छक्के। समझ रहे हो कितना पीटी है बॉल को। मार्टिन गुप्टिल ने 8 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। वह किस देश खिलाड़ी थे। मार्टिन गुप्टिल थे न्यूजीलैंड। ठीक है, बात आपको इतना जानना है। मार्टिन गुप्टिल कहां से थे, न्यूजीलैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में सबसे पहले याद रखना 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ है और उस मशाल का नाम था तेजस्विनी। ठीक है, यह नाम उज्ज्वलता, शक्ति और खेलों की चमकदार भावना का प्रतीक है। इस खेल का आयोजन हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी तो पता ही होगा, 28 जनवरी याद कर लेना। 28 जनवरी से 14 फरवरी कहाँ पे हुआ था, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में हुआ था और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो याद रखना अभी कौन सा क्रम का हुआ है आपका, 38वां। ठीक है, 38वां और ये हुआ क्या है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर का नाम बताइए। तो शुभंकर का नाम था तेजस और तारा। ठीक है सॉरी, खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर का नाम क्या है, तेजस और तारा। तेजस और तारा गजलों की जोड़ी, ये इसके शुभंकर का नाम है। शुभंकर कभी भी याद रखना किसी पशु को ही रखा जाता है। ये जो है तेजस और तारा क्या है, गजलों की जोड़ी है जो टूर्नामेंट के मूल्य को प्रदर्शित करेंगे। तेजस क्या है, ऊर्जा और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है जो नीले रंग से है, और तारा जो है मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है जो कि नारंगी कलर में है। दोनों शुभंकर पारंपरिक भारतीय डिजाइन और आधुनिक शैली का मिश्रण है। अभी इसका जो विश्व कप होने वाला है 13 से 19 जनवरी 2025 होने वाला है। ठीक है, खो खो विश्व कप। ठीक है, खो खो विश्व कप जो होने वाला है अभी आपका 13 से 19 जनवरी 2025 को हुआ है। जो इसमें जीता किसने है, भारत ने, पुरुष और महिला दोनों में। पश्चिम बंगाल टीम ने कौन सी बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। ठीक है, तो 33वीं बार संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है। याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी 33वीं बार जीता। कौन जीता है, पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अवार्ड से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया है, अपना 7 लोगों को। सबसे पहले रखना कि पुरस्कार, सम्मान, खेल, ये करंट अफेयर्स के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, नियुक्तियां, इन सब चीजों से कोई योजनाएं, ये सारे इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो इस साल कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें से 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे और 113 पद्म श्री अवार्ड थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 कितने थे, पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड है। ठीक
ठीक है। केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 के लिए किन्हें चुना, आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए विजेता श्रेणी और देखेंगे स्टेट रीजन कौन से हैं, कंट्री कहाँ से है। तो पहला है दुव्वर नागेश्वर रेड्डी। दुव्वर नागेश्वर रेड्डी जी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है पहले, और इसको कौन क्षेत्र से है, मेडिसिन क्षेत्र से ये पूछा जाता है, क्षेत्र पूछा जाता है, और कहाँ से, तेलंगाना से। तो याद रखिएगा दुव्वर नागेश्वर रेड्डी जी जो है मेडिसिन के लिए मिला है इनको, तेलंगाना से। दूसरा है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर, और ये है पब्लिक अफेयर्स संबंधी रखते हैं, और ये है चंडीगढ़ से। नेक्स्ट है रजनीकांत लाखिया जी, ये आर्ट संबंधित रखते हैं, और ये है गुजरात से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी, ये आर्ट संबंधित रखते हैं, और है ये कर्नाटक से। MTV वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत मिला है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि मरणोपरांत कितने लोग को मिला है, तो मरणोपरांत याद रखिएगा 1 2 3 लोग को मिला है। तो याद रखिएगा MT वासुदेवन नायर, MT वासुदेवन नायर जी जो है मरणोपरांत इनको मिला है साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में। याद रखिएगा साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में मिला है MT वासुदेवन नायर को, तो ये एक मरणोपरांत है, ये व्यापार संबंधित है। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी, ये जापान के हैं, ठीक है। ओसामू सुजुकी कहा जाता है, उसके मालिक थे, व्यापार संबंधित है, व्यापार उद्योग से, और इनको मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट है शारदा सिन्हा जो आर्ट संबंधित है, और बिहार कोकिला कहा जाता है, ये छठ गीत गाती थी शारदा सिन्हा। तो ये 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। भारत सरकार का भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, पद्म विभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया है, तो पद्म भूषण देखो सबसे पहले क्रम में आता है भारत रत्न, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या होता है, भारत रत्न होता है। उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद वी हटा दो क्या हो जाएगा, भूषण। उसके बाद क्या आता है, पद्म श्री, ठीक है। तो ये सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का होता है। ये दूसरे क्रम में सम्मान होता है पद्म विभूषण, तीसरे क्रम का होता है पद्म भूषण, और चौथे क्रम का होता है पद्म श्री। तो ये याद रखना क्रम, ठीक है। तो पद्म विभूषण 7 लोग को मिला है, जबकि पद्म भूषण जो मिला है वो 19 लोग को मिला है। अब महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं कि विजेता और किस श्रेणी से है और कहाँ से है ये। तो इसमें से मेन चीजों को हमको याद रखना है। सबसे पहले हमको याद रखना है आपका शेखर कपूर जी हैं, अजीत कुमार जी हैं, शोभना चंद्राकर हैं, अनंत नाग है। लेकिन आपको याद रखना है नंदमुरी बालाकृष्ण को, याद रखना है। ये आर्ट से हैं और आंध्र प्रदेश, आर्ट सेक्शन से हैं और आंध्र प्रदेश से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट याद रखना है आपको पंकज उधास को, ये प्रसिद्ध गायक हैं, मरणोपरांत को मिला है महाराष्ट्र से। याद रखना मरणोपरांत को आपको याद रखना है कि एग्जाम पूछा था कितने लोग को मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है PR श्रीजेश, ये हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको पद्म भूषण मिला है, ये खेल संबंधित है और ये केरल से है, ठीक है। इन्होंने हॉकी में जिताया है भारत को, कांस्य पदक किया है। नेक्स्ट है मनोहर जोशी जो महाराष्ट्र के पूर्व CM थे, इनको मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद सुशील कुमार मोदी का रखना है, ये बिहार से हैं और इनको मिला है मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में, ये भी बिहार से। तो याद रखना दोनों महाराष्ट्र के पूर्व CM थे और ये भी बिहार के पूर्व CM थे, सुशील कुमार और मनोहर जोशी। नेक्स्ट है आपका विवेक देवराय, ये PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित रखते हैं और ये हैं दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा विनोद धाम को, ये भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं जिन्हें पेंटियम चिप, जब आप जानते होंगे पेंटियम माइक्रो का चिप होता है, पेंटियम चिप के जनक से माने जाते हैं विनोद धाम। और ये जो है साइंस और इंजीनियरिंग संबंधित रखते हैं और है ये USA से। इसके बाद जोश चाकोरियापुरम, हृदय शल्य चिकित्सक हैं, मेडिसिन संबंधित रखते हैं और यह केरल से। नेक्स्ट याद रखिएगा पंकज पटेल को, भारत की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी जॉयडस लाइफ साइंस के अध्यक्ष हैं और ये व्यापार संबंधित रखते हैं और है ये गुजरात से, ठीक है। फिर नल्ली कुप्पा स्वामी चट्टी, इनको रखना है कपड़ा उद्योगपति थे, व्यापार संबंधित रखते हैं और ये है तमिलनाडु से। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट उसको याद करना है, बाकी 19 लोग का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से मरणोपरांत कितने लोग मिला है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कई बार पूछा गया है, ठीक है। 2025 के लिए चुना गया है, 2025 के लिए चुना गया है इस बार 8, आपका ये A ऑप्शन है, तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनोकोइस, ठीक है। इनोकोइस भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को चुना गया है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता है उपरोक्त सभी, 4 लोग को मिला हुआ है, 4 लोग को नाम रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला याद रखना गुकेश डी जो शतरंज खिलाड़ी हैं, दूसरे मनु भाकर जो शूटिंग खेलती हैं, मनु भाकर जिन्होंने जीता भी है कांस्य पदक, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से कप्तान थे ये, और इनको सरपंच जी भी बोलते हैं, और प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलीट से है। ये 4 लोग को मिला है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार होता है जो 4 साल में, पिछले 4 साल में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये भारत के हॉकी जादूगर कहे जाने वाले, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। यह खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। जो खेलों में आजीवन उपलब्धि देते हैं अपने जीवन भर में, उनके लिए सर्वोच्च सम्मान के रूप में इसको दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में अवधि में खेल के क्षेत्र में किए गए बेहतर प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये आपके मेंस के लिए भी काम आ सकता है लिखने के लिए। मैं जो बता रहा हूँ ये आपके मेंस के लिए भी काम आएगा, है ना, पेपर 7 पार्ट 2 के लिए। खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए? आपको सिर्फ अर्जुन पुरस्कार कितने लोग दिए गए आपको याद रखना है, 32 लोगों को दिए गए। अच्छा, 32 लोग में याद रखना कि सबका नाम याद रखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम होंगे उसी को याद रखना है। यह 4 वर्ष अवधि में भी दिया जाता है, लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता को अर्जुन पुरस्कार की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला? तो खेल कूद के लिए मिला है सुच्चा सिंह एथलेटिक्स के लिए, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इसके ऊपर मूवी बन चुका है, ठीक है। पैरा तैराक थे, पैरा तैराक थे, ठीक है, इसके ऊपर मूवी बन चुका है, आपको देखेगा मुरलीकांत राजाराम पेटकर के नाम पर। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किन्हें मिला? द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, और ये मिला है सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी के लिए, और संदीप सांगवान ये है हॉकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य प्रशिक्षकों के लिए है ये, और आजीवन श्रेणी से मिला है, तो ये मिला है आपके एम मुरलीधरन बैडमिंटन और अरमांडो एग्नेलो कोलाको को मिला है, ठीक है, फुटबॉल के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला? तो मिला है ये फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी बोला जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को, और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो माका ट्रॉफी किस संबंधित है? तो याद रखना समग्र विजेता का नाम बताइए। माका ट्रॉफी के बारे में आप पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, तो देख लेते हैं किसको मिला है। ये मिला है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। माका ट्रॉफी आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो याद रखिएगा कि माका ट्रॉफी संबंधित किससे है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसको बोला जाता है, और ये ट्रॉफी है फुटबॉल संबंधित होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसको माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, दिया जाता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है, 4 तरह के गेम्स होते हैं, स्कूल वाला जिसको युवा गेम्स बोला जाता है, फिर पैरा तैराक, एथलेटिक्स, और ये है यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, फिर यूनिवर्सिटी गेम बोला जाता है। नेक्स्ट है इंडेक्स सूचकांक से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जनवरी में जारी की गई, जो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 85, लगातार 2 साल से 85-86 पे ही रहा है। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बोलता है कि आप कितने देशों में स्वतंत्र पूर्वक यात्रा कर सकते हैं, इसके लिए एक सूचकांक जारी किया जाता है। इंडेक्स की रैंकिंग इस आधार पर होती है कि उस देश में पासपोर्ट पर कितने लोग वीजा फ्री में यात्रा कर सकते हैं। तो भारत लगभग 70 से 80 देशों में फ्री में यात्रा कर सकता है इस इंडेक्स के आधार पर। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जनवरी से जारी जो हुआ था, में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, और उसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो उसका मिला है आपको सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर एक हब बन चुका है, वहाँ पे सारे देश के लोग आते हैं और उसको सब फ्री करके रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान एंड रिसर्च से, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट। इसरो ने स्पेडेक्स डॉकिंग प्रयोग जनवरी 2025 में किया, इसकी उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? तो पहले बात करेंगे डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग क्या होता है कि स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने के लिए डॉकिंग प्रोसेस आया था, इसको बोलते हैं स्पेडेक्स, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, ठीक है। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है आपका चीन, और चौथा है भारत। डॉकिंग का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है, मैंने बता दिया था।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो ने 16 जनवरी को स्पैडएक्स डॉकिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक अंजाम दिया और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। ठीक है, इसरो ने परीक्षण के तौर पर उपग्रहों को एक दूसरे के 15 मीटर के अंदर और 3 मीटर की दूरी पर ले आया और उसके बाद दोनों को जोड़ दिया। तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि ये PSLV C60 से गया था। हम एग्जाम में क्या पूछेगा, ये किस रॉकेट को भेजा गया था, यान को। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C16 रॉकेट से 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे और इस उपग्रह का नाम क्या था, SDX-01 जिसका नाम था चेजर, SDX-02 जिसका नाम था टारगेज। ठीक है, टारगेज और चेजर, तो ऐसा पूछ सकता है कूट में आपके एग्जाम में। SDX-01 का नाम था चेजर, SDX-02 का नाम क्या था, टारगेज। ठीक है, प्रत्येक उपग्रह का वजन जो था 220 किलोग्राम था और यह पृथ्वी से 470 किलोमीटर के ऊपर डिप्लॉय किया गया। दोनों उपग्रहों ने सफलतापूर्वक दूसरे को जुड़ने यानी कि डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा लॉन्च था, ठीक है, कब लॉन्च किया गया और इसका नाम है SDX-01, SDX-02। ठीक है, डॉकिंग का मतलब क्या होता है ये पूछ सकते हैं आपसे। पहली बार डॉकिंग कब की गई थी, तो 16 मार्च 1996 को की गई थी, जब 2 स्क्राफ्ट की डॉकिंग की थी। उस समय यह डॉकिंग जेमिनी 8 मिशन से पूरी की गई थी, है ना, वहां के यान का नाम होगा। और 1967 को 2 स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग की गई थी और चीन ने 2011 में किया था। अब भारत ने भी सफलतापूर्वक किया है, ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। योजना देखते हैं, योजना में इंपॉर्टेंट होता है। नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का उद्घाटन किया, उद्घाटन लिखा गया, उद्घाटन है, जनवरी 2025 में किया। इस पर 2 वर्षों में कितना खर्च होगा, 2 वर्षों में लगभग 2000 खर्च होगा। ठीक है, और मिशन मौसम संबंधित है, मौसम से नाम से स्पष्ट है, तो मौसम जलवायु के लिए हमने भारत का मौसम के प्रति तैयार, जलवायु के प्रति स्मार्ट बनने के लिए मिशन मौसम तैयार किया। तो याद रखें, जलवायु के लिए संबंधित है मिशन मौसम। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन मौसम किस संबंधित है, जैसे अभी पूछा गया था PM आशा, इस साल आया था, वैसे पूछा PM मौसम संबंध का जल संबंध किससे है, तो जलवायु से। ठीक है, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा मौसम पूर्वानुमान, मौसम का प्रबंधन, जलवायु का परिवर्तन और शमन की योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। PM मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला जनवरी 2025 में कहाँ रखा, तो इसका पहला आधारशिला रखा गया है अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हरित हाइड्रोजन मिशन भारत का पहला आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन मिशन आने के बाद आपकी सारी कारें हाइड्रोजन के थ्रू चलने वाली हैं। महत्वपूर्ण मिशन इस पर देख लेते हैं हमारे मीन्स के लिए। क्या है ये हाइड्रोजन मिशन? ग्रीन हाइड्रोजन पारंपरिक ईंधन का एक ऑप्शन है जिसे किसी भी व्हीलर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप बाइक, कार, ट्रक सब में इस्तेमाल कर सकते हो इसको। ग्रीन हाइड्रोजन का एक शून्य उत्सर्जन है, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जो होता है इससे पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये सबसे सेफ ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन ईंधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लू, ग्रे, ब्राउन और ग्रीन, 4 प्रकार होते हैं। ग्रे, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, और इसको बनाने के लिए सोलर पावर या विंड एनर्जी से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ग्रीन एनर्जी क्यों करते हैं? क्योंकि इसके लिए यूज किस होता है, सोलर पावर। और सोलर क्या करता है कि पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, विंड एनर्जी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। पानी के कण में से H2O में से O2 निकाल दिया जाता है और जो बचता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया? उद्घाटन लिखा गया, उद्घाटन किया होगा, और ये शुरुआत किया है जेड मोड सुरंग परियोजना जम्मू कश्मीर में। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कन्याकुमारी में। ठीक है, रामेश्वरम पुल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? हर साल नया गर्म वर्ष बदलते जा रहा है। 2024 रहा था, अब उसके अनुसार अभी 25 हो चुका है, तो हर साल एक नया गर्म वर्ष आते जा रहा है। धरती के तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले 1.5 डिग्री नीचे रखने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक तो सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन 2024 के तापमान को लेकर जो पहले से विश्लेषण आए हैं वो बताते हैं कि धरती की तापमान वृद्धि 2024 ही 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक था, पिछले के मुकाबले इस 1.55 डिग्री अधिक था, है ना। तो कई सारे ग्लेशियर पिघल गए, एक देश का तो अंतिम ग्लेशियर पिघल गया। यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी कॉपरनिकस ने यह जानकारी दी है कि यानी धरती के तापमान वृद्धि को सीमित रखने के लिए जो पेरिस जल्दी संधि हुई थी 2015 में, वो विफल होती दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक देश, जो बड़े बड़े देश हैं, इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं नॉर्म्स को। 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, 2023 से आगे निकल गया है ये गर्म वर्ष, और 2025 भी निकल चुका है। हर साल नया गर्म वर्ष आ जा रहा है। 2023 की तुलना में ये 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म दर्ज किया गया। क्यों बढ़ रही है गर्मी? वैश्विक औसत
तापमान में लगातार वृद्धि प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है और अपना पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। प्रदूषण की वजह से सूरज की गर्मी का बड़ा हिस्सा वापस नहीं लौट पाता और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है और पृथ्वी के वातावरण में फंस जाता है और गर्म प्रभाव पैदा कर देता है। यह प्रदूषण पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, इससे मौसम बेहद खराब कर हो जाता है और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में भी भयानक असर इसका दिखाई दिया था और 2015 के हीट वेव से भारत में 2025 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी उस समय तो। ठीक है, तो कितना आप समझ सकते हो कितना संवेदनशील मुद्दा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के अभ्यारण्य में बैंडेड रॉयल तितली राचना जलिंदा इंद्र देखी गई? इसका नाम रखा गया था राचना जलिंदा इंद्र और ये देखी गई है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और वडार पक्षियों की गणना किस जगह हुई? तो ये गणना हुई है आपके समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया? तो शुरू किया है आपके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। ठीक है, इनको 2 साल का मिलता है हर पड़ोसी हर देश को 2 साल का मिलता है यूएनएससी में। ठीक है, इस बार मिला है पाकिस्तान को। ठीक है, 25-26 के लिए। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया? ये इंपॉर्टेंट है प्रीमियर्स दोनों के लिए। 10वां स्थायी सदस्य बन गया है इंडोनेशिया, हालांकि बनना किसी और को था, यूएई को, पर वो नहीं बना। समर्थन कब मिला? 2023 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में शिखर सम्मेलन में समर्थन मिला था और 2025 में ब्राजील ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। आयोजन रियो डी जेनेरियो में होगा। नोट, आपको बता दें कि फरवरी 2024 में सऊदी अरब के ब्रिक्स में शामिल होने की बताया था मैंने, यूएई का संभावना व्यक्त की गई थी पर यूएई ने शामिल नहीं हुआ और अपना शामिल होने वाला देश बन गया आपका इंडोनेशिया। ठीक है, प्रक्रिया शुरू होने वाली थी लेकिन अंतिम रूप में सऊदी अरब ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभी ब्रिक्स का हिस्सा वो नहीं बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिक्स के कुल सदस्य कितने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले बात रखना 10वां सदस्य कौन है आपका? इंडोनेशिया, न कि यूएई। तो पहले रखना ब्रिक्स से BRICS, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये सब जानते हैं। ठीक है, अब हमको 5 जो नए याद आए हैं उनका रखना है, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। अगर आप इंग्लिश को हिंदी में लिखोगे तो सब में ई आएगा। ठीक है, ट्रिपल ई याद रखना, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। फिर है आपका यूएई, इसमें भी देखो ई आएगा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई। ठीक है, और इंडोनेशिया, सभी मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, एक याद कर सकते हो, ईरान, इथोपिया, इराक। ठीक है, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई और आपके हैं इंडोनेशिया। ठीक है, ये 10वां है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। ठीक, याद रखिए ये संस्थापक देश थे ब्रिक्स, तो ब्रिक्स तो याद ही हो जाएगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। याद रखना ट्रिपल ई, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और बाद यूएई और आपका 10वां है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में, स्थापना हुआ था 2009 में। यह समूह दुनिया की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके, अगर प्रीलिम्स में आए तो कूट में ये पूछ सकता है कि कितनी परसेंट आबादी प्रतिनिधित्व रखता है। स्थापना 2009 में हुआ था, शंघाई चाइना में इसका मुख्यालय है। दुनिया के जीडीपी का 26% ब्रिक्स देश है। ठीक है, 100 में से 26% जीडीपी का ये ब्रिक्स देश सब प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत अब तक 3 बार 2012, 16 और 2021 समिट की अध्यक्षता कर चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कूट के दे सकता है, कूट में। ठीक है, 12, 16 और 21 3 बार का अध्यक्षता कर चुका है अभी तक। वर्ष 2025 में ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन सा बन गया? तो 9वां बना था भागीदार देश, है ना, भागीदार देश, वो सदस्य है, यह नाइजीरिया। ब्रिक्स समूह के पार्टनर देश कौन कौन से हैं? नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये भागीदार देश है, न कि संस्थापक देश है। ठीक है, संस्थापक 5 थे और 5 और जुड़ गए, 10 सदस्य हो गए टोटल। ठीक है, स्थायी सदस्य, जबकि ये है भागीदार देश। और 9वां भागीदार देश कौन है? नाइजीरिया। ठीक है, देखिएगा 9वां है नाइजीरिया, याद आएगा। ठीक है, 9 से 9, 9 से नाइजीरिया। वर्ष 2024 में रूस के कजान शहर में, याद रखना, इसका समिट हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ समिट हुआ था, तो रूस के कजान शहर में समिट हुआ था। ब्रिक्स समिट में 13 देश के पार्टनर देश के रूप में मान्यता दी गई। इसमें से अब तक 9 देश आधिकारिक रूप से पार्टनर बन चुके हैं और 9वां कौन सा है? इंडोनेशिया, सॉरी नाइजीरिया। ठीक है, और याद रखिए कि कहाँ पे सम्मेलन हुआ है? रूस के कजान में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फॉरेन से। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने आपके 47वें क्रम के। ठीक है, ये इससे पहले 2017 से 21 तक अमेरिका के 45वें क्रम के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और अमेरिका में कोई भी रूल है कि एक बार में कोई भी आदमी 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है और ये इनका लास्ट कार्यकाल है और वहां 4 साल के लिए होते हैं। किस देश ने जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला जनवरी 2025 में किया और जिसे वहां की अदालत ने स्थगित कर दिया है? तो यह है अमेरिका। ठीक है, अब वहां पे जन्मजात नागरिकता कानून खत्म कर दिया गया। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये बने हैं जेडी वेंस। ठीक है, भारतीय मूल के सॉरी। किस देश में निकोलसन मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली? और ये है वेनेजुएला। ठीक है, तो निकोलसन मादुरो याद रखिएगा, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ठीक, इनमें से किस यूरोपीय देश में 1 जनवरी 2025 को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड इतना पढ़ा लिखा शहर है, फिर भी वहां पे बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक नया इसके ऊपर आंदोलन भी शुरू हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीआई टैग से। और किस देश केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल, ठीक है, अब नारियल भी वर्जिन हो चुके हैं, वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया और यह है आपका अंडमान निकोबार। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में हमारा क्या होता है, नारियल होता है, और वहीं के यूटी को वर्जिन नारियल तेल का भौगोलिक संकेत जीआई दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग इसलिए दिया जाता है कि कोई भी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके लिए उसको टैग दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में नगरी दुबराज को दिया गया, वैसे हर राज्य के चीजों को, जैसे सौंदेश आपका पश्चिम बंगाल का है, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। और हमारा पहला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व ब्रेल दिवस। कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, 4 जनवरी मनाया जाता है। कभी कभार दिवस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस, देखो ये विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी, और 14 जनवरी को मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये विश्व वाला है, ठीक है, 10 जनवरी को, कंफ्यूजन नहीं होना है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग देख चुके थे लास्ट टाइम, अभी क्वेश्चन में 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस ये है 15 जनवरी को। लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को, लोकपाल की स्थापना हुई थी। पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, और मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। इस साल के शिक्षा दिवस का थीम था एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं थीम। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक है, तो ये आपके थे जनवरी माह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। चलिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अलावा हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की क्लास भी चलती है, जो आपके शनिवार को, ठीक है, शनिवार को सुबह 10 से 11, ठीक है, 10 से 11 AM में ये क्लास चलती है, थ्योरी की क्लास चलती है। आप चाहें तो आप इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप आकर के क्लास में बैठ करके आप इस करंट अफेयर क्लास को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, जैसे कि अभी हाल ही में अभी अमीन टेस्ट सीरीज आपका 18 सितंबर शुरू होने वाला है। टोटल इसमें 27 टेस्ट है। ठीक है, 17 आपका सब्जेक्ट वाइज है, 17 टॉपिक वाइज है, 7 जो है सब्जेक्ट वाइज है, और 3 मेगा टेस्ट है। 3 फेज में आयोजन होगा ये, और 3 बार आपका रिवीजन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें इस पर आप, तो अमीन पटवारी टेस्ट सीरीज हमने बताया था, तो टोटल टेस्ट है 27। इसमें 17 टेस्ट जो है टॉपिक वाइज है, देख सकते हैं। 18 तारीख को पहला हिंदी फर्स्ट, यानी कि टॉपिक वाइज बांटा गया है। हिंदी को एक बार में नहीं है, 3-4 बार में आपका होगा। और टोटल जो है 17 टेस्ट जो होंगे 50 क्वेश्चन के होंगे, है ना, 1 घंटे का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका 17 टेस्ट के बाद ये पूरा सिलेबस है आपका, जिसमें लिखा हुआ है, सारा सिलेबस के हिसाब से बांटा गया है। उसके बाद आपका जो 12वें नंबर से टेस्ट होगा, यहाँ पे भारत छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास, संविधान वगैरह, छत्तीसगढ़ का भूगोल, विश्व भूगोल, जो सिलेबस आपको लिखा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और जो एक 12वें नंबर का जो टेस्ट होगा, यहाँ से 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है 11 नंबर से। ठीक है, और ये टोटल होगा 2 घंटे का, और टोटल 17 टेस्ट है। यहाँ पे आपका एक फेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा फेज जो शुरू होगा सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज देना चाहते हैं
आप सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे है। और ये जो है 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का। शुरुआत होगा 10/11 यानी कि 10 नवंबर से। और नेक्स्ट जो मेगा टेस्ट है, कई लोग जो लास्ट में मेगा टेस्ट देना चाहते हैं वो मेगा टेस्ट दे सकते हैं। आपका 3 मेगा टेस्ट है, 25, 27 और 29/11 को। दिसंबर में आपको पढ़ने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन मिलेगा यहाँ पे, 7 दिसंबर में है तो याद रखिएगा कि ये मेगा टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट 3 फेज में बांटा गया है। इसका ऑफलाइन फीस है 299 और ऑनलाइन फीस है 1999। ठीक है। अभी हाल ही में हमारे एडियो टेस्ट सीरीज से 5 लोग का सिलेक्शन भी हुआ है। तो अभी 6 लोग का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि अभी जानकारी हम लोग को मिलती जा रही है, लोग बताते जा रहे हैं और हमें जैसे जानकारी मिलेगी हम अपडेट भी करेंगे इसको आपके टेलीग्राम में। आप देख सकते हैं अधिकतम जानकारी के लिए अगर आपको चाहिए तो हमारा फर्स्ट टेस्ट फ्री है। आप अपने लोगों तक शेयर करें इसे, फर्स्ट टेस्ट फ्री है। कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा एड्रेस है कैनरा बैंक सिंडिकेट ब्रांच दयालबंद। इसके अलावा हमारे यहाँ पीएससी प्री के टेस्ट सीरीज और पीएससी सीजीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। एक नया अलग सीजीपीएससी प्री पीएससी को टारगेट करते हुए चालू किया जाएगा अक्टूबर माह में। ठीक है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल में आप जा करके जुड़ सकते हैं। यहीं पे आपको जो आज जो क्लास हुआ है इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। गोटुल एकेडमी बिलासपुर आप सर्च करेंगे या फिर आप जा करके यहाँ पे आप देखो टेलीग्राम में GHOTUL आप @ करके डालेंगे तो भी आ जाएगा। कैपिटल में आपको सर्च करना है गोटुल एकेडमी बिलासपुर। ठीक है। कैपिटल में आप लिखोगे तो आपका टेलीग्राम चैनल आपको वहाँ पे दिख जाएगा और यहीं पर आपको दिखेगा 11,000 वाला ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।